हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। हम लोग जो है कक्षा 12वीं का इतिहास पढ़ रहे थे। पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता वो जो है कि कंप्लीट हो चुका है और जो है हम लोग सोचे कि इतिहास के साथ साथ जो है हिंदी को भी स्टार्ट कर दिया जाए। तो आज हम लोग जो है ना कक्षा 12वीं का जो हिंदी का किताब है उसका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत, आज इस वीडियो में लोग जो है बातचीत को पढ़ने वाले हैं। देखिए हिंदी में टोटल जो है ना 26 चैप्टर है। 13 गो जो है वो आपका जो है काव्य खंड से है और गद्य खंड से। दोनों खंड में जो है 13-13 चैप्टर है। गद्य खंड में भी 13 और काव्य खंड में भी 13। तो टोटल मिला करके जो है ना 26 चैप्टर है। तो उसमें से जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है बातचीत। ये कोई कहानी नहीं है, ये निबंध है। और निबंध पढ़ने में वैसे मन नहीं लगता है, लेकिन भाई बातचीत निबंध को बालकृष्ण भट्ट जी ने इतने मजेदार तरीके से लिखा है कि अब आज अगर आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से सुनिएगा तो आपको पूरा मजा आ जाएगा। और ये निबंध है, ये कहानी की तरह से बिल्कुल नहीं, ये निबंध है, फिर भी आपको जो है एकदम कहानी की तरह से लगने वाला है। तो इस बातचीत चैप्टर में आखिर क्या खासियत है, आखिर इस चैप्टर को क्यों पढ़ना चाहिए, बालकृष्ण भट्ट ने इस चैप्टर में आखिर कौन कौन सी चीजें लिखे हैं तो जो कि बहुत मजेदार है। तो उसको थोड़ा एक बार हम लोग जो है ना देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या सीखना है। उसके बाद हम आपको पूरी कहानी जो है बातचीत चैप्टर का अभी इस वीडियो में सुनाने वाले हैं। देखो इस चैप्टर में हमें सीखने मिलेगा, पहला जो है ना बालकृष्ण भट्ट ने यह बताया है कि अगर हमारे मनुष्य के अंदर वाक शक्ति न होता तो क्या होता। वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की शक्ति। अभी हमारे पास बोलने की शक्ति है तब ना मैं अपने विचारों को आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। अगर हमारे अंदर वाक शक्ति ना होता तो क्या होता। तो इसका भी उत्तर जो है बालकृष्ण भट्ट ने इस चैप्टर में बताया। उसके बाद जो है वाक शक्ति के कौन कौन से फायदे हैं, यानी कि बोलने के क्या क्या फायदे हैं, ये फायदों के बारे में बात किया है। उसके बाद एक स्पीच से बातचीत एक किया जाता है, एक साधारण बातचीत होता है। तो एक स्पीच में यानी भाषण के जरिए से बोलने में और एक साधारण बातचीत में दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में लेखक ने इसके अंदर बताया है। फिर स्पीच का क्या उद्देश्य होता है, बातचीत के क्या लाभ होते हैं, बातचीत से क्या आनंद मिलता है, वाक शक्ति में लुभाने की कितनी ताकत होती है। और दो व्यक्ति है, एक का नाम है बेन जॉनसन और एक का नाम है एडिसन। इन दोनों का बातचीत को लेकर के क्या विचार है। फिर दो आदमी का बातचीत कैसा हुआ करता है, तीन आदमियों का बातचीत कैसा हुआ करता है, जब चार आदमी की जगह बैठ करके बात करते हैं तो वो बातचीत कैसा होता है, और चार से अधिक आदमी बातचीत करते हैं तो वो बातचीत कैसा होता है। इसके अलावा बातचीत में भी बहुत सारा किस्म है, जिसमें लेखक ने यह बताया है कि बातचीत का भी जो है ना कई किस्म के बातचीत होते हैं। जैसे दो बुढ़ों की बातचीत होता है, दो बुढ़ियों की बातचीत होता है, दो सहेलियों की बातचीत होता है, दो लड़कों की बातचीत, चंडू खाने की बातचीत, बिचवई का बातचीत, यानी बातचीत का भी कई किस्म होता है ना। तो बातचीत के किस्मों के बारे में बात किया है। फिर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है, वाक शक्ति की क्या ताकत है, एक इंसान की बात सुनने के लिए दूसरे इंसान में कितनी ललक होती है, इसके बारे में बतलाया है। बातचीत में कितना असर है। इसके अलावा तीन और बातें, सुहृद गोष्ठी क्या होता है, गोष्ठी क्या होता है, पुण्यवाचन क्या होता है और नांदी पाठ क्या होता है। मुख्य रूप से ये जो है ना 22 टॉपिक जो है इस चैप्टर में आप लोगों का कवर किया गया है। पहले मैं आपको पूरी कहानी सुना देता हूं इस चैप्टर का, उसके बाद ये सारे का मैं उत्तर भी आपको बताने वाला हूं। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। देखिए ऊपर वाले ने इंसान को बहुत सारी शक्तियां दिया है, जैसे बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, पचाने की शक्ति, सोचने की शक्ति। इसी सारे शक्तियों में से एक शक्ति और है जो ईश्वर ने मनुष्य को वरदान में दिया है ना, जिसका नाम है वाक शक्ति। और इस वाक शक्ति के बहुत सारे फायदे हैं, है ना। ये वाक शक्ति और वाक शक्ति के बहुत सारे फायदे हैं, माना ये जो बोलने की शक्ति है इसका बहुत सारा फायदा है। यानी देखिए ना एक कहावत भी है ना कि लोग जो है ना अपने आवाज की वजह से यानी वाक शक्ति के वजह से किसी के दिल में उतर जाता है या तो किसी के दिल से उतर जाता है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि वाक शक्ति के कितने फायदे हैं, है ना। आज वाक शक्ति की वजह से ही मैं अपने विचारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। वाक शक्ति की वजह से भी इंसान अपने सुख दुख को एक दूसरे के साथ साझा कर पाता है। तो वाक शक्ति के बहुत सारे फायदे हैं और ये वाक शक्ति जो है ईश्वर के द्वारा हम लोगों को मुफ्त में मिला हुआ है, वरदान में मिला हुआ है। इसके अलावा आगे जो है लेखक बताता है कि मनुष्य की सोच कर देखिए, आगे लेखक क्या कहता है कि मनुष्य की अगर सारी इंद्रियां है ना, जीभ, नाक, कान, ये सारा चीज अगर काम करता, सब चीजें अपने अपने जगह पर ओबिकल रहती। ओबिकल है ना जो किताब में लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है व्यवस्थित रहती। अगर मनुष्य की सारी इंद्रियां अपने अपने जगह पर व्यवस्थित रहती
और केवल वाक शक्ति मनुष्य में न होता तो सोचिए इस सृष्टि का क्या होता। तो लेखक कह रहा है यहां पर कि अगर इंसान के अंदर वाक शक्ति ना होता तो क्या होता। तो पहला, अगर वाक शक्ति ना होता यानी बोलने की शक्ति इंसान के अंदर ना होता तो ये पूरी दुनिया जो है, ये जो पूरा सृष्टि है, सृष्टि मतलब होता है संसार, ये पूरा संसार जो है वो गूंगा प्रतीत होता है ना, बोल ही नहीं पाता कुछ। और दूसरा कि सब लोग जो है ना, अब बातचीत कर ही नहीं पाएगा तो एक जगह बैठकर क्या करेगा, तो सारे लोग जो है लूंज पूंज होकर के, लूंज पूंज का मतलब हुआ चुपचाप जो है एक कोने में बैठे रहते। और तीसरा यह है कि जो भी कुछ दूसरी दूसरी ज्ञान इंद्रियों से के द्वारा हम लोग महसूस करते हैं, अवाक होने के वजह से यानी वाक शक्ति न होने के वजह से हम लोग जो है बोल करके सुख दुख को एक दूसरे के साथ साझा नहीं कर पाते। ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछता है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होता तो क्या होता। तो उत्तर में लिखना पड़ेगा कि अगर हम में वाक शक्ति ना होता तो ये पूरी सृष्टि जो है गूंगा प्रतीत होता, सारे लोग लुंज पुंज होकर के अर्थात चुपचाप एक कोने में बैठे रहते और जो कुछ भी हम लोग दूसरी दूसरी ज्ञान इंद्रियों से महसूस करते, देखते, समझते है ना, या जो भी कुछ सुख दुख का अनुभव करते वह जो है बोलकर, अवाक होने की वजह से बोलकर एक दूसरे के साथ साझा नहीं कर पाते। ये इसका उत्तर होगा। इस चैप्टर में जो है ना वाक शक्ति के 2 फायदे बताए। वाक शक्ति तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इस चैप्टर में वाक शक्ति के 2 फायदा बताया गया है ना। एक फायदा है स्पीच और एक है बातचीत, है ना। तो ये 2 फायदा है, ध्यान रखिएगा कि बातचीत निबंध में लेखक बालकृष्ण भट्ट ने वाक शक्ति के कितने फायदे बतलाए हैं, तो 2 फायदा बतलाए हैं। एक का नाम है स्पीच और एक का नाम है बातचीत। स्पीच का मतलब भाषण और बातचीत का मतलब जो सामान्य बातचीत, जैसे कोई फंक्शन होता है, समारोह होता है, उसमें जो लोग बोलता है, जो स्पीच देता है, भाषण देता है, वो स्पीच हुआ। ऐसे जो हम लोग गांव देहात में बोलते हैं ना, क्या हाल है चाचा, ये जो सामान्य बातचीत हम लोग घरेलू बातचीत करते हैं, ये हुआ बातचीत। तो दोनों में क्या, तो पहला ये क्लियर हो गया कि वाक शक्ति के कितने फायदे हैं, तो 2 फायदे हैं, एक स्पीच और दूसरा बातचीत। स्पीच और बातचीत दोनों में अंतर है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि स्पीच क्या होता है। देखिए स्पीच जो होता है इसमें वक्ता को नाच नखरा जाहिर करने का मौका मिलता है। आप कहिएगा कि ये नाच नखरा, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला और श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला। तो चलिए स्टार्ट करें। स्पीच क्या होता है, तो स्पीच में वक्ता को नाच नखरा जाहिर करने का मौका मिलता है। ये नाच नखरा क्या होता है, जैसे देखिए अगर कहीं पर कोई धार्मिक कर्मकांड होता है तो धार्मिक कर्मकांड से पहले पुण्याहवाचन किया जाता है। आप कहिएगा कि ये पुण्याहवाचन क्या होता है। पुण्याहवाचन क्या होता है कि किसी भी धार्मिक कर्मकांड को करने से पहले जो एक मांगलिक श्लोक पढ़ा जाता है उसी को पुण्याहवाचन कहा जाता है। पहले मांगलिक श्लोक पढ़ करके और तब जो है कि जो भी धार्मिक कर्मकांड है ना, उसको किया जाता है। और एक होता है नांदी पाठ, जैसे कहीं नाटक वगैरह होता है तो नाटक स्टार्ट करने से पहले एक मंगल पाठ किया जाता है, एक मंगल पाठ किया जाता है। मंगल पाठ करने के बाद तब जो है कि नाटक को स्टार्ट किया जाता है। डायरेक्ट नाटक स्टार्ट नहीं कर दिया जाता है, या डायरेक्ट ही धार्मिक कर्मकांड स्टार्ट नहीं किया जाता है। धार्मिक कर्मकांड को स्टार्ट करने से पहले पुण्याहवाचन किया जाता है। पुण्याहवाचन का मतलब मांगलिक श्लोक पढ़ा जाता है। और नाटक को प्रारंभ करने से पहले नांदी पाठ किया जाता है। नांदी पाठ का मतलब है कि जो है मंगल पाठ किया जाता है और तब चीजें स्टार्ट किया जाता है। उसी प्रकार से स्पीच में भी अगर जैसे किसी को भाषण देना है तो डायरेक्ट वो स्टेज पर आकर के मुद्दा वाली बात नहीं करने लगता है। पहले इसमें भी पहले जो है एक एंकर होता है जो स्टेज पर होता है, वो बोलता है कि आप लोगों के सामने फलाना आदमी फलने मुद्दों पर है ना कुछ आप लोगों के सामने कहने आ रहा है ना, उसके स्वागत में जोरदार ताली बजाए। फिर उसका नाम लिया जाता है, तब वह व्यक्ति जो है कुर्सी पर उठ करके अपना बढ़िया से कोट वगैरह जो है संभालते हुए और एकदम समझिए कि गिन गिन कर पार रखते हुए एकदम आराम आराम से तब जाकर के पुलपिट पर खड़ा होता है। पुलपिट का मतलब होता है जो स्टेज बनाया जाता है, पायदान होता है, उस पर जाकर खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद अभी डायरेक्ट जो बोलना है वो नहीं बोलेगा, तब बोलेगा कि घड़ियों तक है ना, कुछ समय तक जो है साहबान मजलिस, मजलिस का मतलब होता है सभा, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों के सामने मैं फलना बात बोलने वाला हूं, तो ये सारी बातें बोलता है। तब जाकर के जो है
जो स्पीच में उसको बोलना होता है, जो मेन मुद्दे वाली बात होता है, तब वो उसको स्टार्ट करता है। तो ये स्पीच के अंदर होता है कि स्पीच के अंदर इसी को बोलते हैं नाज नखरा। तो ये नाज नखरा का जाहिर करने का मौका केवल स्पीच में मिलता है। लेकिन जो हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं, घर में करते हैं या समाज में करते हैं, तो यहां पर जो है ना, इस नाज नखरा का कोई स्थान नहीं होता है। खैर, तो आप लोग समझ गए होंगे कि स्पीच में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका मिलता है। और स्पीच किसी को भी अगर कहीं देना होता है किसी फंक्शन में, तो फंक्शन का डेट पहले से निर्धारित होता है और जो है ना, उसको इनवाइट वगैरह किया जाता है, आमंत्रण दिया जाता है कि आपको इस मुद्दे पर आकर के बोलना है। तो बोलने वाला व्यक्ति क्या करता है कि बोलने वाला व्यक्ति जो है, पहले उसको क्या बोलना है, घर में उसको सेट करता है, एकदम क्रम से चीजें सेट करता है। और सेट करने के बाद जो है, भाषण सेट करने में बीच बीच में जो है ना, कोई चुटली बात भी सेट करता है ना, ताकि जो सुनने वाले लोग हैं उसका मनोरंजन हो जाए। चुटली बात सेट कर दिया जाता है। जब वो वक्ता इस स्पीच में कुछ बोलता है, भाषण जब देता है, अब बीच में जब वो चुटली बात आता है, तो पूरा करतल ध्वनि से पूरा जो है एकदम ताली से कमरा गूंज उठता है। जिस कमरे में वह भाषण का प्रोग्राम चलता है, पूरा कमरा गूंज उठता है। यानी अगर हम कहें तो वक्ता को नाज नखरा, यानी स्पीच के अंदर में वक्ता को अर्थात बोलने वाले को नाज नखरा जाहिर करने का और जो है चुटली बात बोलने की इसमें स्वतंत्रता होती है। लेकिन ये सारी बातें जो है बातचीत में नहीं होता है, तो बातचीत के अंदर नहीं होता। तो यहां पर हम लोग क्या समझे कि बातचीत में नाज नखरा, स्पीच में नाज नखरा जाहिर करने का मौका मिलता है, बातचीत में नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं मिलता है। स्पीच में चुटली बात आता है तो करतल ध्वनि से पूरा कमरा गूंज उठता है, ककहे उड़ाए जाते हैं। कितना लोग तो भाई भाषण जब होता है ना, बीच में जब वक्ता अच्छी बातें चुटली बातें बोल देता है, तो हंसते हंसते कुर्सी पर से नीचे गिर जाता है ना, कुर्सी कोई तोड़ डालता है, इतना हंसता है, लगता है कि पागल हो जाएगा। लेकिन बातचीत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सोचिए, अगर आप किसी को पूछिएगा चाचा क्या हाल है, और कहेगा ठीक है, तो आप हंसते हंसते जो है कि आप लोटपोट हो जाइएगा। ऐसे तो इसलिए जो है ना, बातचीत में जो है ककहे उड़ाने की और जो है चुटली बात आने पर खूब जोर जोर से हंसने की और ताली बजाने का इसमें कोई स्थान नहीं है। तो ये तो स्पीच था। अब बातचीत क्या होता है, देखिए बातचीत जो है ना, एक घरेलू ढंग है मन रमाने का। बस इसमें न तो करतल ध्वनि का कोई स्थान है, अर्थात जो है ताली वगैरह बजाने का इसमें कोई स्थान नहीं है बातचीत के अंदर में। और जैसे मान लीजिए आपसे मम्मी सामने बोले कि जाओ सब्जी बाजार से लाओ, तो क्या आप उसकी बात को सुन करके अब जोर जोर से ताली बजा करके बहुत ज्यादा हंसोगे? नहीं। मतलब ये है कि बातचीत में जो है ना, क्लैपिंग, जो ताली वगैरह रहता है, ये जोर जोर से बजाया नहीं जाता है। और जो है इसमें कोई ककह उड़ाने की बात भी उतना ज्यादा नहीं होता है। तो आप थोड़ा सा हम लोग जो पढ़े कि स्पीच और बातचीत क्या होता है, तो आप ध्यान रखिएगा स्पीच और बातचीत में क्या अंतर, अब ये देखते हैं। स्पीच में जो है वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका मिलता है, जबकि बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं मिलता है। स्पीच में अगर कोई चुटली बात आ गई तो करतल ध्वनि से पूरा कमरा गूंज उठता है, लेकिन बातचीत में करतल ध्वनि का कोई मौका नहीं मिलता है और न ही इसमें ककहे उड़ाने की कोई बात होती है। स्पीच का उद्देश्य होता है श्रोताओं के मन में जोश और उत्साह पैदा करना, जबकि बातचीत जो है यह अनौपचारिक तथा मन को रमाने वाला एक तरीका होता है। बस इतना है। तो ये सब स्पीच और बातचीत में अंतर हो गया। और स्पीच में एक अंतर और भी हो सकता है कि वक्ता को इसमें बोलने की स्वतंत्रता होता है, जबकि बातचीत में वक्ता को बोलने की स्वतंत्रता नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कोई स्टेज पर आया तो वो भाषण देता है, तो जब वो भाषण देता है तो सुनने वाला अगर हजारों लोग बैठा है तो क्या उसको बीच में टोकता है? नहीं ना टोकता है। लेकिन बातचीत में क्या होता है कि आप अपना भी बातचीत पूरा नहीं करिएगा, बीच में आपको लोग टोक देगा, आपकी बातों को काट देगा। तो ये है कि स्पीच में वक्ता को बोलने की स्वतंत्रता होती है और जो है बातचीत में वक्ता को बोलने की उतनी स्वतंत्रता नहीं होती है जितनी कि स्पीच में होता है। तो ये था स्पीच और बातचीत में अंतर। आगे लेखक लिखते हैं कि जब दो आदमी प्रेम पूर्वक संवाद करता है, बातचीत करता है, उस बीच में अगर कोई चुटली बात आ गई तो हंस पड़ते हैं और वो हंसी जो है उस मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही हंसी की अंतिम सीमा है। कहता है जब कोई दो व्यक्ति बातचीत करता है और उसमें भी अगर कोई चुटली बात आया, जब हंसता है ना, तो सबसे हाईएस्ट हंसी है ना, अंतिम सीमा मतलब हाईएस्ट हंसी जो होता है बस इतना भर होता है। ऐसे करके खाली जो है ना, ये होठ खाली फरकता है बस गरम, वो है ना, हंसते हंसते लोटपोट नहीं होता। हंसते हंसते लोटपोट कहां पर होता है? स्पीच के अंदर में।
तो इसका मतलब यह है कि दो व्यक्तियों में कोई चुटली बात आता है तो उतना ज्यादा जो है ना हंसा नहीं जाता है, लेकिन जब हजारों की संख्या में लोग बैठे हो और वहां पर कोई एक वक्ता बोलता हो तो फिर वहां पर जो है ना हंसने का एक अलग ही मजा है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि जो बातचीत होता है ना, ये घरेलू बातचीत केवल मन रमाने का एक ढंग है। मजा तो किस में आता है बोलिए, स्पीच में आता है ना, क्योंकि स्पीच में सब कुछ सेट करके बोला जाता है। चलो तब आगे बढ़ते हैं। अगला जो लेखक है आगे बताता है कि स्पीच का उद्देश्य क्या होता है, यानी भाषण का उद्देश्य क्या होता है। अगर चैप्टर में आगे यही बताया गया स्पीच का उद्देश्य क्या होता है, तो लेखक ने एक लाइन में लिखा है कि स्पीच का उद्देश्य होता है सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना। यह होता है स्पीच का उद्देश्य, है ना। तो याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे लेखक बताते हैं कि बातचीत का लाभ क्या होता है ना, बातचीत करने से क्या लाभ होता है। देखिए, जब जहां जिस तरह से आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत पड़ता है, वहीं पर उसको बातचीत की भी उतनी ही आवश्यकता होती है ना। अब बातचीत का लाभ, तो बातचीत का पहला लाभ में लिखिएगा कि जो कुछ भी धुआं या मवाद बन जमा रहता है हम लोग के मस्तिष्क में, बातचीत के जरिए से वह भाव बनकर बाहर निकल जाता है, जिससे चित्त और मन जो है हल्का होता है, मन को संतोष और सुख मिलता है। ये पहला जो है कि बातचीत का लाभ हुआ। और दूसरा जो है बातचीत से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात मनुष्य के गुण और दोष जो है बातचीत के माध्यम से प्रकट हो जाता है। तो ये आपका बातचीत के दो लाभ हो गए। मतलब नहीं समझे, देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर किसी से आपको कोई टेंशन होता है तो पूरा एकदम से जो है कि आपको मन नहीं लगेगा, लेकिन वही बात अगर उस पर बोल बोल करके उस पर जो है गुस्सा उतार दीजिएगा तो आपका एकदम मन हल्का होगा। वही बोलता है कि बातचीत का एक लाभ क्या है कि जो कुछ भी मवाद, जो भी कुछ भी टेंशन की वजह से आपका दिमाग एकदम भारी है, अगर आप किसी से बातचीत करेंगे, उस बातों को बताएंगे, तो इससे आपका चित्त मन क्या होता है, हल्का होता है। तो ये बातचीत का पहला लाभ है। और दूसरा क्या है कि जब देखिए ना, देखिए अगर आप किसी से बातचीत करिएगा ना, बातचीत का जो लहजा होता है ना, उसी से पता चल जाता है कि इसमें क्या गुण है और इसके अंदर क्या अवगुण है। यानी बातचीत के जरिए से ही किसी का गुण और अवगुण का पता चल जाता है। यानी कि ये आपका जो है किसी के चरित्र का पता जो है वो बातचीत से पता चल जाता है ना। देखिए ना, एक कहावत है ना कि एक गाना भी इस पर आया है कि तेरा लहजा बता रहा है तेरी दौलत नहीं है। मतलब आप लहजा से समझ जाइएगा कि किसकी दौलत नई है और किसकी दौलत पुरानी है। यानी बातचीत एक ऐसा चीज है जिसके जरिए से आप किसी के गुण दोष को समझ सकते हैं, किसी का चरित्र कैसा इसके विषय में जान सकते हैं। और जो है बातचीत करने से आपका मन को सुख और शांति मिलेगा। तो ये सब बातचीत के लाभ हो गए। और बातचीत का मजा क्या है, अब आगे लेखक बताते हैं कि बातचीत में कितना मजा है, बातचीत में कितना आनंद है। देखिए बातचीत में जो है ना एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने का लत पड़ जाता है वो उनके पीछे खाना पीना सब छोड़ के बैठ जाते हैं। अपना बड़ा से बड़ा हर्ज कर देना उसको पसंद आता है, लेकिन वह बातचीत का मजा नहीं छोड़ना चाहता है। तो बातचीत के अंदर कितना मजा है उससे पूछिए जो अपने बड़े बड़े नुकसान कर लेता है केवल बातचीत के वजह से, है ना, बातचीत करने के वजह से। तो आगे आप लेकर बताते हैं कि वाक शक्ति में जो है ना लुभाने की भी ताकत होता है। दूसरे इंसान को लुभाने का ताकत जो है वाक शक्ति के अंदर होता है। तो वाक शक्ति में लुभाने की ताकत होती है ना, लुभाने की ताकत होती है। मैंने अभी आपको बताया ना कि देखिए बातचीत जो है ना एक ऐसा चीज है जिसके वजह से लोग किसी के दिल में उतर जाता है या किसी के दिल से उतर जाता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बातचीत के अंदर में यानी वाक शक्ति में जो है एक दूसरे को लुभाने की कितनी ताकत होती है। कुछ लोगों के पास तो वाक शक्ति ऐसा वाक शक्ति होता है, इस तरह से बातचीत करने का उसका ढंग होता है कि वो आपके पास आकर के इतना अपना जो है रुआसा चेहरा बना करके आपसे बात करेगा, आपको लगेगा कि ये बहुत जो है दिक्कत में है। और आपके पास अगर जेब में पैसा नहीं भी रहेगा तो आप अपने एक फेफड़ा बेच करके उसको पैसा देने के लिए तैयार हो जाइएगा। यानी कि ये होता है वाक शक्ति के अंदर लुभाने की ताकत। लेकिन ये जो है ना किताब के अंदर नहीं लिखा है। किताब के अंदर जो है लेखक ने एक उदाहरण से समझाया है कि वाक शक्ति में लुभाने की कितनी ताकत होता है। लेखक बताते हैं कि एक व्यक्ति था जिसका नाम रॉबिन क्रूसो था और ये 16 साल तक जो है जंगलों में जंगली जानवरों के बीच रहा था। इंसान का जो है ना साया के आसपास भी कभी 16 वर्ष में नहीं भटका था।
और 16 वर्ष तक जंगली जानवरों के बीच में रहा था। इन्होंने 16 वर्ष के बाद एक व्यक्ति था जिसका नाम फ्राइडे था, ये भी जंगलों में ही रहते थे। तो फ्राइडे के मुख से रॉबिन क्रूसो ने एक बात सुना था, यानी कि मनुष्य का, फ्राइडे बोला तो फ्राइडे चूंकि मनुष्य था, उसके मुख से जो एक आवाज सुना, ऐसा रॉबिन क्रूसो को लगा कि फिर से उन्होंने आदमी का चोला पाया है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है ना। तो वाक शक्ति में लुभाने की क्या होती है, ताकत होती है। उदाहरण क्या दिया है कि रॉबिन क्रूसो एक व्यक्ति था जो जंगलों में जंगली जानवरों के साथ में 16 साल तक रहा था, मनुष्य का आवाज उनको सुनने नहीं मिला था। 16 वर्ष के बाद उन्होंने फ्राइडे नाम का एक व्यक्ति के मुंह से आवाज सुनता है, और वो आवाज सुन करके उसको लगता है कि इतना उसको आनंद आता है कि मानो कि फिर से उन्होंने नए सिरे से आदमी का चोला पाया है। तो इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत होती है। देखिए वाक शक्ति में ना बहुत ताकत होता है। वाक शक्ति के वजह से ही कोई एक अच्छा लीडर बन पाता है ना। कोई भी बढ़िया लीडर होता है वाक शक्ति के वजह से, बोलने की शक्ति वजह से, बोलने की कला के वजह से, है ना। जिससे देखिए अच्छा लीडर कौन होता है, जो अधिक से अधिक जो है अधिक से अधिक जो है पब्लिक से एकदम कनेक्ट होने का काम करता है अपनी भाषा के जरिए से। तो अच्छा लीडर जो होता है वही होता है जिसका वाक शक्ति अच्छा होता है। अच्छे सिंगर कौन होते हैं, जिसका वाक शक्ति अच्छा होता है। अच्छे अभिनेता कौन होते हैं, जिसका वाक शक्ति अच्छा होता है। जैसे अमरीश पुरी थे तो कितना उसका वाक शक्ति अच्छा था, अब वैसी आवाज। और उसके बाद धर्मेंद्र, सनी देओल, इन लोगों का जो आवाज है बॉलीवुड के अंदर में, ये तो वाक शक्ति, इसकी वाक शक्ति का इसके वजह से जो है इसका बॉलीवुड में बहुत मांग भी था, और जो है इसकी एक अच्छी खासी पहचान भी रहा है आवाज के वजह से, है ना। तो आवाज यानी जो वाक शक्ति है ना, ये एक इंसान को एक अच्छा लीडर बना सकता है, एक अच्छा सिंगर बना सकता है, और एक अच्छा अभिनेता भी बना सकता है। ये है वाक शक्ति के फायदे। अब देखिए अब जो है आगे लेखक बताते हैं कि कोई भी इंसान होता है ना, इंसान की बात को सुनने के लिए और उसमें बहुत ज्यादा ललक होता है। लेखक इसमें बताए हैं कि एक इंसान को दूसरे इंसान की बात सुनने के लिए उसके अंदर ना बहुत ज्यादा ललक होता है। इसमें उदाहरण देते हुए समझाए हैं कि अगर कोई दो प्रेमी है, एक प्रेमी और एक प्रेमिका है, और पत्र व्यवहार से केवल बातचीत हुआ है, माना कि लेटर से केवल बातचीत हुआ है, कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं है और दूसरे का आवाज भी नहीं सुना है, तो उनसे पूछिए कि एक दूसरे का आवाज सुनने के लिए कितनी जो है एक दूसरे इंसान में ललक होती है। तो इतना यहां तक हो गया। अब लेखक आगे जो बताता है कि दो व्यक्ति के बारे में, एक का नाम है बेन जॉनसन और एक का नाम है एडिसन, कि इन दोनों का बातचीत को लेकर के क्या विचार है। तो बेन जॉनसन, देखिए बेन जॉनसन ने क्या कहा, बेन जॉनसन ने कहा बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू का मतलब गुण और दोष का पता चलता है। यानी कि बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी बोलने से ही जो है मनुष्य के सही रूप का पता चलता है, उसके चरित्र का पता चलता है, उसके गुण और दोष का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहेगा तो उसके गुण या अवगुण का पता नहीं चल पाएगा, अर्थात वाणी के माध्यम से इंसान के जो गुण और दोष होता है वो प्रकट होने लगता है। ये था किसका कहना, बेन जॉनसन का। अगर एग्जाम में पूछे ना कि बेन जॉनसन का बातचीत के संबंध में क्या विचार है, तो आप लिखिएगा कि बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात बोलने से ही जो है मनुष्य के गुण और दोष प्रकट हो जाते हैं। इतना एग्जाम में लिख देना है। अर्थात यानी कि अगर बेन जॉनसन की इस बातों को गौर से अगर समझने की कोशिश करें तो इसमें ये बातें दिख रहा है कि बातचीत के माध्यम से, केवल बातचीत के माध्यम से, है ना, केवल बातचीत के माध्यम से इंसान का गुण, दोष, चरित्र और उसके स्वभाव का पता चल जाता है। ये जो है मेन जो है मकसद है बेन जॉनसन का कहने का। अब अगला है एडिसन। एडिसन का कहना क्या है। एडिसन का कहना है कि असली बातचीत जो है वह सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकता है ना। जब दो व्यक्ति रहता है तो दिल खोल कर अपनी बातें करता है, और जब कोई तीसरा व्यक्ति वहां पर आ जाता है तो वो अपना जो है वे लोग जो है वो दो व्यक्ति मूर्ख और अज्ञानी बनने का कोशिश करने लगता है। ये है एडिसन का राय। तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि एडिसन का क्या मत है बातचीत को लेकर के, तो आपको लिखना पड़ेगा एडिसन का कहना है कि असली बातचीत जो है वह सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकता है। जब दो व्यक्ति बातचीत करता है तो दोनों अपना दिल जो है खोल करके बात करता है और जो है
जैसे ही वहां कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो वो जो है वो बातें जो दोनों में हो रही थी वो कोसों दूर चले जाता है। जैसे देखिए एक कहावत है ना कि 6 कान में पड़ी बातें खुल जाती है, यानी अगर 3 आदमी अगर हो जाएगा तो 3 दूनी 6 कान हुआ ना, तो 6 कान में अगर बातें पड़ जाए तो वो बातें खुल जाती है, तो ना वो बातें सीक्रेट नहीं रह पाता है, इसलिए 3 व्यक्ति में जो है खुल करके बातें नहीं हो पाता है। देखते हैं ना कि जनरली अगर कोई 2 व्यक्ति पहले से बात कर रहा है, अगर वहां कोई तीसरा व्यक्ति आ गया तब तो वो दोनों चुप हो जाता है और पूछता है कि आज कौन सा दिन है ना, तो इस तरह का एक चलता है। तो आगे बढ़ते हैं आप देखिए आगे लेखक बताया है कि बातचीत में कितना असर होता है ना, एक बातचीत के अंदर में ना कितना असर है, असर बातचीत का, कि एक बातचीत जो है इंसान पर कितना प्रभाव डालता है, इस बातचीत का प्रभाव कितना इंसानों पर पड़ता है, उसका उदाहरण इस तरह से जो है लेखक ने समझाया है कि एक गर्म दूध और एक ठंडा पानी, एक गर्म दूध गर्म है और पानी ठंडा है, दोनों बर्तन में अगर दोनों को सटा कर रख दिया जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि पानी ठंडा था, दूध गर्म था, अब क्या होगा कि दूध ठंडा हो जाएगा और दूध का जो गर्मी है वो पानी में चला जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा और दूध ठंडा हो जाएगा। मतलब इसी प्रकार से जो है जब 2 आदमी केवल पास में बैठता है, वैसे ही 2 आदमी अगर पास बैठा हो तो एक का गुप्त असर भी इसी तरह दूसरे में पहुंच जाता है। अब इसी से अंदाजा लगाइए, अगर 2 व्यक्ति पास में सिर्फ बैठे तो एक का गुप्त असर दूसरे में पहुंच जाता है। केवल बैठने भर से अगर इतना है ना, लिखा है कि चाहे बैठने भर से इतना असर पड़ता है, चाहे एक दूसरे को देखा भी नहीं हो, बातचीत तो दूर की बात है, जब पास बैठने का इतना असर है तो अगर बातचीत कर ले तो कितना असर पड़ेगा, है ना, बातचीत कर ले तो कितना असर पड़ेगा। यानी जो है बातचीत जो होता है ना, इसका इंसानों पर एक बहुत असर पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। तो लेखक ने क्या समझाया कि बातचीत का कितना असर यानी कितना प्रभाव पड़ता है, इसके लिए क्या समझाया कि एक दूध जो कि गर्म है और एक पानी जो कि ठंडा है, दोनों का बर्तन को एक जगह अगर साट के रख दिया जाए तो दूध ठंडा हो जाएगा और पानी गर्म हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से 2 व्यक्ति अगर एक जगह बैठे तो एक का गुप्त असर दूसरे में चले जाता है, चाहे वो एक दूसरे को देखे फेस टू फेस या नहीं देखे, लेकिन असर एक दूसरे में चला जाता है। यदि एक जगह बैठने से असर एक दूसरे में चला जाता है तो आप सोच कर देखिए, है ना, आप सोच कर देखिए कि अगर बैठने भर से असर एक दूसरे में चला जाता है तो अगर बातचीत करेगा तो कितना प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो हो गया कि 2 व्यक्तियों की बातचीत। अब लेखक ने बताया कि अगर 3 व्यक्ति बातचीत करे तो क्या होगा। देखिए अगर 3 व्यक्ति बातचीत करे ना तो वहां पर खुल करके बातें नहीं हो पाती है। चैप्टर में तो लिखा है कि मानो अंगूठी में नख से जुड़ जाती है। अगर 4 लोग व्यक्ति बात करे तो 4 आदमी अगर बात करे ना तो 4 आदमी के बातों में बेतकल्लुफी, ध्यान दीजिएगा शब्द पर, 4 आदमी के बातचीत में बेतकल्लुफी का मतलब होता है सादगी, सरलता, स्पष्टता। यानी अगर 4 आदमी बात करे तो उस 4 आदमी का जो बातों में बेतकल्लुफी का कोई स्थान नहीं रहता है, अर्थात उसमें अस्पष्टता का कोई स्थान नहीं रहता है। मतलब जो 4 आदमी अगर बातचीत करेगा ना तो 4 आदमी का बातचीत जो होता है वो केवल फॉर्मेलिटी के लिए होता है, वो जो है असली बातचीत नहीं होता है, क्योंकि 4 आदमी से 8 कान हो गया। उसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी मुद्दे पर या किसी के बारे में खुलकर बोलने से है ना थोड़ा भय महसूस करता है, डर महसूस करता है कि यहां पर अभी ये बातें बोल देंगे, पता नहीं यहाँ 8 कान लगा हुआ है कि है ना, कोई सुन लेगा, दूसरे जगह बोल देगा तो खामखा जो है कि झगड़ा मोल लेना पड़ जाएगा। तो इस वजह से जब 4 आदमी हो जाता है तो उसमें बेतकल्लुफी का कोई स्थान नहीं रहता है, अर्थात बेतकल्लुफी का मतलब होता है अस्पष्टता, अस्पष्टता का उसमें कोई स्थान नहीं होता है, केवल उसमें दूर दूर से बातें किया जाता है ना, उसमें जो है केवल दूर दूर से जो है उसमें जो है केवल दूर दूर से बातें किया जाता है और उसमें जो है फॉर्मेलिटी खाली औपचारिकता वाला बात होता है, हाँ हो रहा है बस ऐसा है बस, और कुछ नहीं, उसमें और कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी केवल निभाता है बस। उसमें जो है खुल करके कोई बातें एकदम क्लियर साफ सुथरा बातें 4 आदमी में बिल्कुल नहीं होता है। और 4 से अगर अधिक आदमी है भाई तब तो वो राम रमो बोले, उसको आप बातचीत भी नहीं कर सकते। उसमें जो है ना 4 से अधिक आदमी, ध्यान दीजिएगा राम रमो बोल किसको बोलते हैं, 4 या 4 से अधिक नहीं, 4 से अधिक,
है ना, ऑब्जेक्टिव पर आप ध्यान दीजिएगा, 4 से अधिक लोगों के बातचीत को राम रमोवल कहा जाता है। यानी जहां पर 4 से अधिक आदमी हो ना, वहां पर केवल बदकुटनी होता है, वहां पर बात नहीं होता है। वहां पर ना आप 1 घंटा भी अगर बातचीत कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ है ना, कुछ भी ना जान पाए। यानी कि राम रमोवल का मतलब होता है ऊपरी बातें, केवल अनौपचारिकता बस उसमें हाल चाल पूछा जाता है। यानी जहां पर जो है, जैसे देखिए 2 व्यक्ति अगर आप रहिएगा, आप पूछेगा क्या हाल है, तो बोलेगा ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो ये सारा पूछा जाता है। लेकिन 4 से अधिक व्यक्ति रहेगा, उसमें कोई पूछ लेगा कि हाँ क्या हाल है, खाली औपचारिकता करिए, आप बता दीजिएगा कि तबीयत खराब है, तो वो भी नहीं पूछेगा कि कितने दिन से खराब है। यानी कि 4 से जो अधिक व्यक्ति का बातचीत होता है वो राम रमोवल होता है। राम रमोवल का मतलब होता है केवल उसमें ऊपरी बातें होती है, उसमें अनौपचारिकता वश जो है उसमें केवल हाल चाल पूछा जाता है। अब जो है लेखक आगे बताते हैं, ये तो हो गया 2 आदमी की बातें, 3 आदमी की बातें, 4 आदमी की बातें और 4 से अधिक आदमी की बातें भी कंप्लीट हो गया। अब आगे लेखक बताते हैं कि बातों का जो ना किस्म होता है, बात भी कई किस्म के होते हैं। जैसे कि कई किस्म के होते हैं, जैसे 2 बुढ़ों का बातचीत। देखिए मैं बूढ़ा नहीं बोल रहा क्योंकि किताब के अंदर भी बुढ़ा ही लिखा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो 2 बुढ़ों की बातचीत, 2 सहेलियों की बातचीत, 2 बुढ़ियों की बातचीत, लड़कों की बातचीत, चंडू खाने की बातचीत, बिचवई की बातचीत भी कई प्रकार का होता है। बातचीत के भी कई किस्म है। पहला किस्म में है 2 बुढ़ों की बातचीत। देखिए जब 2 बुढ़ा जो होता है वह बातचीत करता है तो उसके बातचीत में प्राय अपने जमाने की शिकायत हुआ करता है। मानो जो है ना, जब वह बतलाएगा कि हम जब छोटे थे तब उस समय स्कूल जाते थे तो स्कूल में से खिड़की तोड़कर भाग गए, तो ये सारी बातें मतलब शैतानी अपना जाहिर करने का वो जो है प्रयास करता है। मानी बाबा आदम के जमाने से ऐसी दास्तान शुरू करेगा जिसमें 4 गो सच होगा और 10 गो झूठे होगा, और उसका एक बार झूठ का घोड़ा जो है अगर छूट गया तो पहरों बीत जाएगा, है ना, लेकिन उसका बात का अंत नहीं लगेगा। जिसमें 4 गो सच होगा तो 10 गो झूठे बोलता है ना। तो ये होता है 2 बुढ़ों के बातचीत में। और अगर एग्जाम में पूछे कि 2 बुढ़ों के बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या होता है, मतलब उसमें मेन बातें क्या करता है, तो लेखक ने जो इस चैप्टर के अंदर लिखा है वो लिखा है कि पहला नंबर में याद रखिएगा 2 बुढ़ों के बातचीत का मुख्य प्रकरण। पहला नंबर अंग्रेजी राज प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन, और नंबर 2 नौजवानों की निंदा। तो देखिए पहला नंबर में जो है अंग्रेज राज प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन, यानी उसके बारे में कि अंग्रेज ऐसा था, ऐसे करते थे, वहां पर ऐसे लूटे थे हम लोग, उसको ऐसे अंग्रेजों को पीट दिए थे, फिरंगी करके उसका मजाक उड़ा दिए थे, ये सारी बातें। और दूसरा जो है नौजवानों की निंदा, फलवा का बेटा जो है हमारे है ना इज्जत नहीं करता है दूसरे का, सिगरेट सामने में ही पी लेता है ना, तहजीब नहीं है, तमीज नहीं है। खैर ये दूसरी वाली तो अभी भी चलता है कि फलना के बेटे को तमीज नहीं है, तहजीब नहीं है ना, सामने में सिगरेट पी लेता है, बाल कैसा कटाया है, यानी नौजवानों का सिर्फ वो निंदा करता है। लेकिन अच्छा एक बात और, ये जो लेखक है ना बाल कृष्ण भट्ट, इस बेचारे का 1914 में ही निधन हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये कहानी 1914 से पहले की लिखी गई है। उस समय जो है ना भारत अंग्रेजों के गुलाम थे, है ना। तो यानी कि ये जो लिखा गया है तो उस समय का जो 2 बुढ़ों का बातचीत का मुख्य प्रकरण था वो कुछ और। अगर इसको हाल फिलहाल कुछ दिन पहले अगर लिखा जाता तो इसमें बुढ़ों की बातचीत में कुछ चीजें ऐड होता है। जैसे अभी देखिए जो बुढ़े लोग होता है उसके अंदर यही चलेगा कि कौन पार्टी में अच्छा नेता है, कौन सरकार की योजना आया, समाचार सुनना उसको ज्यादा पसंद होता है ना, ये सारी चीजें जो है अभी ऐड होता। तो लेखक जो है ये 1914 से पहले कहानी लिखे तो उस समय की सिचुएशन के हिसाब से इसमें चीजें लिखा हुआ है, तो आप याद रखिएगा। अच्छा जो और 2 बुढ़ों की बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या होता है कि अगर उस बुढ़ों में से कोई एक भी पढ़ा लिखा है, मैं बुढ़ा प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चैप्टर के अंदर लिखा है ना, ठीक तो नहीं लगता है लेकिन अब लिखा है तो बोलना पड़ रहा है। तो जो 2 अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो तो शेक्सपियर जो ये जो है बहुत महान लेखक है इंग्लिश के, शेक्सपियर, मिल्टन, मील और स्पेंसर, ये सब लेखक हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, ये सब उसका जीव पर नाचेगा। ऐसा लगेगा कि ये सब जो है ना, ये चारों शेक्सपियर, मिल्टन, मील और स्पेंसर सबके तालू में ये तेल देले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सबको ऐसा लगेगा कि उसने जो है इसको गोद में खिलाया है, इस हिसाब से वो बातचीत करेगा। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति को थोड़ा सा भी उसके अंदर नॉलेज रहेगा तो इनको कुछ नहीं समझेगा, और अपनी लियाकत का मतलब होता है योग्यता, अपनी योग्यता के नशे में एकदम चूर, है ना। किताब में एक वर्ड लिखा है
कि जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो अपनी लियाकत के नशे में, लियाकत मतलब होता है योग्यता के नशे में चूर, हमचनी दिगरे नेस्त। हमचनी दिगरे नेस्त का मतलब होता है हम ही सब कुछ है, दूसरा कुछ भी नहीं, अर्थात एकहो द्वितीयो नास्ति। यानी वो जो है, अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, अगर उसके अंदर किसी भी क्षेत्र की थोड़ी भी योग्यताएं है, थोड़ी भी उसको अगर नॉलेज वगैरह होता है, तो वो इस तरह से अपनी बातों को रखने का प्रयास करता है, ऐसा लगेगा कि सब कुछ वही है और दूसरा कोई व्यक्ति जो है उसके सामने है ही नहीं, एकदम अक्खरपन का चर्चा करेगा। तो ये होता है दो बूढ़े व्यक्तियों के बातचीत का, यानी दो बुढ़ों के बातचीत का मुख्य प्रकरण। अब हम लोग आते हैं दो सहेलियों का बातचीत क्या होता है। देखिए, दो सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका मतलब स्वाद, जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमर चला आ रहा है, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों के रस सनी बातें सुनने का कभी भाग लड़ाओ। देखिए, दो सहेलियों का जो बातचीत होता है ना, वो एकदम रस से सना हुआ होता है। इसका मुख्य प्रकरण क्या होता है, लेखक ने इसमें नहीं लिखे हैं। तो दो सहेलियों की बातचीत जो होता है वह रस से सना हुआ होता है, और दो सहेलियों के बातचीत में कितना रस है, कितना आनंद है, ये बात तो वही बता सकता है कि जिसने छिप करके या जिसका भाग्य लड़ा हो है कि दो सहेलियों का बातचीत उसको सुनने का जो है मौका मिला हो, तो वो आपको बता सकता है। जैसे लड़कियों में होता है ना कि वो जो है फलना लड़का है जो हमें देख लिया, मुस्कुरा गया, भाग गया, ये सारी बातें होता है। एक रस, एक आनंद से भरा हुआ उसके बातें होता है। तो ये थी दो सहेलियों के बातचीत। अब है दो बुढ़ियों की बातचीत। देखिए, बुढ़िया की बातचीत का तो भाई बात ही मत करिए। इसका बातचीत का मुख्य प्रकरण में क्या आएगा, ये बात तो आपको पहले से पता है, लेखक ने भी वही लिखा है जो आपको पहले से पता है। दो बुढ़िया की बातचीत होगा, अगर दो बूढ़ी कहीं पर बैठी है तो पक्का है कि वो अपनी बहू या अपनी बेटी का ही जो है कि गिला शिकवा करेगी, पहला। यानी कि दूसरा यह है कि अपने बिरादराने का, मतलब समाज का या अपने रिश्तेदार का कोई ऐसी रम रसरा छोड़ बैठेगी कि अपने बोलेगी, बाद में लास्ट में अपने से एक जगह बैठ के दोनों गप करेगा, लास्ट में अपने लड़ लेगा, खोड़े दांत निकाल करके अपने लड़ लेगा, अब फिर दूसरे दिन एक हो जाएगा। तो ये होता है दो बुढ़ियों के बातचीत का मुख्य प्रकरण। अगर एग्जाम में पूछे कि दो बुढ़ियों के बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या होता है, तो लिखिएगा कि दो बुढ़ियों के बातचीत का मुख्य प्रकरण निम्नलिखित है। नंबर 1, बहू बेटी वाली अगर बातचीत कर रही है तो पक्का बहू और बेटी की गिला और शिकवा ही करेगी। और दूसरा, या तो वे बिरादराने का, मतलब रिश्तेदारों का या समाज के किसी दूसरे लोगों का ऐसी रमरसरा छोड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोरे दांत निकाल करके दोनों जो बुढ़िया है वो लड़ने लगती है। और ये कहेगा सर रमरसरा मतलब क्या? देखिए, रमरसरा का मतलब ये हुआ, जैसे दो बुढ़ी था ना कि मेरा बेटा आपसे बड़ा है, नहीं उसका जन्म पहले हुआ था, नहीं इसका जन्म पहले हुआ था, माना ऐसी बातें जिससे कोई लेना देना, कोई मतलब कोई फायदा वाला बातें नहीं, ऐसे ही बेकार की बातें केवल है ना छोड़ देगा। अब वो कहकर नहीं आपका बेटा हमारा बेटा से छोटा है, वो कहकर नहीं तुम्हारा बेटा हमारा बेटा से बड़ा है, अब वो ले लीजिए। अब बोलते बोलते वो लड़ाई कर लेता है, लड़ाई कर लेगा, यही है। तो ये होता है दो बुढ़ियों के बातचीत का। अब आता है, लेखक बताते हैं कि अगर लड़का अगर हो जाए तो लड़का लोग क्या बातचीत करता है ना। तो लड़का में बातचीत में देखिए, लड़का में कोई खिलाड़ी होता है तो खिलाड़ी वाला बात करता है अपना, कोई पढ़ने वाला लड़का है तो अपना पढ़ाई वाला बातचीत करता है। तो नंबर 1 लड़कों की बातचीत का मुख्य प्रकरण में नंबर 1 में लेखक लिखे हैं कि अगर खिलाड़ी होगा तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वो कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। माना अगर कोई खिलाड़ी है ना तो वो अपना तारीफ करेगा कि आज हम क्रिकेट खेलने के लिए गए थे, ऐसा छक्का मारे कि गेंद सीधे जो है मंगलू चाचा के शौचालय में चला गया। कहने का मतलब है कि पूरा अपना शैतानी जाहिर करने का पूरा प्रयास करेगा। और दूसरा, अगर स्कूल का लड़का है तो वह अपना जो है अपना बातचीत में उस्ताद का मतलब होता है शिक्षक का, गुरु का, वह गुरु का जो है शिकायत करेगा या तो उसका तारीफ करेगा। सपाटी में कौन जो है कि किसके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है ना, इस सब का कथोपकथन करता है। कथोपकथन मतलब होता है वार्तालाप करता है इस मुद्दों पर, है ना। तो ये होता है स्कूल के बच्चों का, लड़कों का बातचीत। इसके अलावा भी तो हम लोग देखें कि बातचीत का किस्म में दो बुढ़ों की बातचीत देखे, दो सहेलियों का बातचीत देखे, दो बुढ़ियों का बातचीत देखे, लड़कों का बातचीत देखे। और इसके अलावा जो है एक होता है चंडू खाने की बातचीत। चंडू खाने की बातचीत है ना, एक होता है चंडू खाने की बातचीत। चंडू खाना की बातचीत ना निराला होता है। एग्जाम में पूछेगा कि कहाँ की बातें निराला होता है, तो चंडू खाने की। चंडू खाने क्या होता है, देखिए, जो अफीम खाने वाले, चंडू खाना किसे कहते हैं सुनिएगा,
अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान। अफीम एक तरह से नशा वाला चीज होता है, यानी कि समाज के अंदर में एक ऐसा जगह, चाहे वो गाछ के नीचे का, पेड़ के नीचे का हो, या कोई मचान हो, या कोई एक बंगला हो, घर हो, है ना, तो एक ऐसा जगह, या कोई पोखर का अड्डा हो, बांध हो, एक ऐसा जगह जहां पर जो है ना अफीम खाने वाला, है ना, अफीम खाने वाला अफीम खा करके ला करके एकदम नशा में सब एक जगह पर ला करके सारा गंजेरी बैठता है, और वो लोग जो बातचीत करता है, तो वो लोग जो बातचीत करता है उसका बातचीत तो भाई पूरा निराला होता है। वैसे भी अगर कोई नशा कर लेता है ना तो वो झूठ नहीं बोलता है, एकदम जो बोलेगा एकदम, किसी का कोई डर नहीं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब उसके सामने एकदम से छोटा हो जाता है, वो सबसे ऊपर रहता है उस समय। तो वह चंडू खाना किसको बोलेंगे, तो जहां पर नशेरी लोग क्या होता है एक जगह पर जमा होता है ना, अफीम खाने वाले लोग, उसको ही चंडू खाना कहा जाता है। और वहां पर जो बातचीत होता है वो बातचीत तो भाई बड़ी निराली होती है। इसके अलावा जो है ना बातचीत का और भी कई किस्म है, जैसे राजकाज की बातें, व्यापार संबंधी बातें, है ना, दो मित्रों का प्रेमालाप, और भी बहुत सारे बातचीत के किस्म है। लेखक ने ये सारी चीजों का जो है ये इतना लिख दिया, इससे आगे उसके बारे में मुख्य प्रकरण वगैरह नहीं दिया है। तो ये हो गया आपका बातचीत का किस्म। अब है आगे में, आगे लिखे है लेखक ने कि हमारे देश में जो है ना जो अशिक्षित लोग हैं उसमें बातचीत नहीं होता है, बतकही होता है, जिसको बतकुटनी बोलते हैं। यानी कि जो अशिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो बातचीत नहीं करता है, वो जो है ना बतकही करता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि कौन लोग बतकही करते हैं, तो जो अशिक्षित होते हैं वो बतकही करते हैं। और एक किस्म छूट गया है ना कि, और जब बातचीत का एक किस्म क्या होता है, बिचवई का बातचीत। बिचवई क्या होता है, देखिए लड़की वाला और लड़का वाला दोनों के तरफ से जो है ना एक अगवा बनता है, उसी अगवा को बिचवई कहा जाता है। तो देखिए क्या लिखा है लेखक ने कि लड़की और लड़के वाले की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर के दोनों में विवाह संबंध की कुछ बात करता है, और उस दिन बिरादरी वाले को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का, अमुक मतलब फलवा, फलवा की लड़की का अमुक की लड़की मतलब फलवा की लड़की के साथ विवाह पक्का हो गया, और रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। मतलब जो अगवा होता है जिसको हम लोग बिचवई बोलते हैं, तो वो जो है ना लड़की वाला और लड़का वाला, लड़की के अंदर अगर कोई अवगुण भी है तो लड़का वाला को बताएगा कि नहीं वो बहुत अच्छा है, और लड़का के मतलब में कोई अवगुण है और कोई दोष है लेकिन लड़की को बोलेगा ना बहुत अच्छा है। दोनों तरफ से जो है ना एकदम से क्या कहे मक्खन मक्खन लगा करके और दोनों का रिश्ता को जो है तय कर देता है। तो उसका जो बातचीत करने का तरीका होता है, उसका बातचीत में मुख्य बात क्या होगा, लड़का बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, लड़की बहुत अच्छी है, ऐसी है वैसी है, उसके बातचीत का मुख्य प्रकरण जो है ना यही सब होता है। यानी कि लड़की के मम्मी पापा को लड़का के इधर से लड़का की बड़ाई सुनाना, और लड़का के मम्मी पापा को लड़की का बड़ाई सुनाना, और किसी तरह उसका उद्देश्य होता है कि दोनों में जो है कि रिश्ता जोड़ दे। तो ये होता है बिचवई का काम। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे लेखक बोलते हैं कि यूरोप का जो व्यक्ति होता है भाई, यूरोप के व्यक्ति का बातचीत का हुनर, मतलब जो यूरोप महादेश है ना, अपने देश की नहीं, अब ये विदेश जा रहा है लेखक, है ना, कि विदेश में बातचीत कैसा होता है। तो लेखक बोलते हैं कि चलिए अब आप लोगों को बताते हैं यूरोप के लोगों का बातचीत का हुनर। हुनर का मतलब जो है ना ढंग, बातचीत करने की एक कौशल, यूरोप के लोगों में कैसा है। तो लिखा है कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का जो हुनर होता है उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यानी कि यूरोप के लोगों में जो बातचीत करने का एक तौर तरीका होता है उसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ये एग्जाम में भी पूछता है ना, पूछेगा आपसे कि बताइए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो लिखिएगा यूरोप के लोगों में बातचीत करने का जो हुनर है उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसमें ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छेड़े जाते हैं, यानी चुटली बातें बोली जाती है कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। ये इसका आंसर होगा। लेकिन ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, इसको थोड़ा अच्छे ढंग से समझाने का जो है कि कोशिश करते हैं। देखिए आर्ट मतलब होता है कला, और कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, यानी बातचीत करने की कला। तो अभी हम क्या सीखे कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने की जो कला होता है उसको हम लोग जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में क्या होता है, देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में क्या होता है कि कुछ लोग एक जगह बैठे, कुछ लोग एक जगह बैठ करके एकदम उसमें सही समय पर एकदम उचित शब्दों का चयन करके, बैठे हुए जितने लोग हैं सही समय पर उचित शब्दों का चयन करके बोलता है, और उसमें सही सवाल पूछा जाता है और सुनने की क्षमता को बढ़ावा दिया जाता है। तो वो होता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, कि एक जगह सब बैठे एकदम उचित शब्दों का प्रयोग करेंगे, सुनने की क्षमता रखेंगे, और इसके अलावा जो है सही सवाल पूछना है।
और अपने यहाँ पर क्या होता है कि जब लोग चार को बैठते हैं तो इसमें जो है वो कोई अटपटा सा सवाल पूछ देता है, कोई दूसरा बोलिए रहा है, सुनने की क्षमता नहीं है, बीचे में टोक कर दे देगा, उसकी पूरी बात को भी नहीं सुनेगा। तो ये सारी चीजें जो है ये जो है यहां पर है, लेकिन ये यूरोप के लोगों में नहीं है। यूरोप के लोगों में क्या है कि वे लोग जब बैठते हैं एक जगह पर मंडली में, जब वे लोग 4-5 लोग बैठते हैं तो वो जो है ना बड़ी एकदम सही समय पर एकदम उचित शब्दों का चयन करता है। कोई अगर कुछ बोल रहा है तो उसकी बातों को पूरा अच्छा से सुनने का प्रयास करता है कि वो बोल क्या रहा है, एकदम उसमें सही सवाल भी जो है कि पूछा जाता है, सही सवाल पूछा जाता है ना। बतकही और बतकुटनी नहीं होता है। और क्या होता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में कि उसमें जो है जैसे अपने यहाँ पर है कि क्या होता है कि जब भी कोई आदमी बोलेगा तो उसके आवाज में जो है ना कुछ चीजें लोग बोलने में जो है छुपा नहीं पाता है, उसका एकदम से वो जो घमंड टाइप का एक चीज होता है वो एकदम नजर आएगा। जैसे कि कोई मान लीजिए योग्यता, जैसे पंडिताई, एकदम लियाकत, जो योग्यता होता है, पंडिताई होता है, तो वो जो अभिमान होता है वो कहीं ना कहीं चीजें दिखता है। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में लोगों के अंदर बहुत योग्यता होता है, लोग बहुत टैलेंटेड होता है, लेकिन उन सब चीजों को अंदर में छुपा करके इतनी सहजता से, इतनी सरलता से लोगों के सामने चीजों को रखते हैं कि भाई अगला लोगों को लगता ही नहीं है कि इसकी ये पंडित है, यानी ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, विद्वान है, लियाकत है, योग्यता। अपने यहाँ पर अगर थोड़ा सा किसी के अंदर योग्यता है तो वो इस तरह से बोलता है कि आपको ना दुख हो जाएगा। तो ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, तो आप आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, यानी बोलने की एक कला होता है। कहाँ की बोलने की कला है, यूरोप के लोगों की बोलने की कला है ना, यूरोप के लोगों की बोलने की कला है। तो यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर जो है उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इनमें इतनी चतुराई के साथ प्रसंग छेड़े जाते हैं कि सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। और इसे ही ध्यान दीजिएगा, इसे ही सुहृद गोष्ठी कहा जाता है। यानी जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, ये जो बातचीत करने की तरीका यूरोप के लोगों में होता है, इसे ही सुहृद गोष्ठी कहा जाता है। सुहृद का मतलब होता है मित्र, यानी सखा, जो दोस्त होता है ना उसको सुहृद बोलते हैं। और गोष्ठी का मतलब होता है बहुत से लोगों का समूह, यानी बहुत से मित्रों का जो समूह होता है। जब बहुत सारे मित्र, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग जब एक जगह पर बैठते हैं ना तो उसी को सुहृद गोष्ठी बोलते हैं। और यूरोप के लोगों में सब लोग जब एक जगह पर बैठते हैं तो बैठने के बाद वे लोग इतनी चतुराई से बात करते हैं कि किसी को एहसास नहीं होता है कि फल्ला आदमी जो बहुत विद्वान है। अपनी विद्वता को छुपा के, अपनी योग्यता को छुपा करके एकदम सरल सहज ढंग से बात करते हैं। अपने जो अंदर की जो अभिमान है ना, उसको अपने शब्दों में गुमान कर सकते हैं, वो चीजें किसी के बातों में नजर नहीं आएगा। एकदम सही सही सवाल पूछेगा और सारे लोग जो बोलेगा बीच में बात काटेगा नहीं, पूरा बात को सुनेगा, है ना। तो ये कला होता है। लेकिन अपने यहां पर ऐसा नहीं है, अपने यहां पर तो बीचे में बात को काट देगा। तो यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इनमें ऐसी चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुहृद गोष्ठी में सुहृद गोष्ठी की बातचीत का यह तारीफ है कि बात करने वाले की लियाकत, लियाकत का मतलब होता है योग्यता अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न होता है। बड़ी चतुराई से, बड़े सहने तरीके से अपनी बातचीत को बड़े सरल ढंग से वो लोग रखते हैं। तो एग्जाम में ये पूछ सकता है आपसे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, तो इसमें आप लिख दीजिएगा। और सुहृद गोष्ठी क्या होता है, इसमें भी आप यही बात लिखिएगा कि सुहृद गोष्ठी में जो होता है इतनी चतुराई से प्रसंग छेड़े जाते हैं कि कान को सुन करके अत्यंत सुख मिलता है। इस सुहृद गोष्ठी की बातचीत का यह तारीफ है कि बात करने वाले की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट नहीं होता है। और इसमें जो लोग हैं चतुर और सयाने तरीके से अपनी बातचीत को एक दूसरे के सामने सरल तरीके से रखते हैं। ये आपका है सुहृद गोष्ठी। यानी अगर कहे तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन और सुहृद गोष्ठी जो है ये भी दोनों एक ही तरह के चीजें हैं। आगे लिखा है कि बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि से बड़े बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्तों के बातचीत से शुरू किया जाता है। उसके बाद बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़ जाता है कि हजारों मनुष्य को उनसे जीविका चलने लगता है और साल में जो है लाखों की आमदनी भी होने लगती है। आगे जो है, अब आगे लेखक बताते हैं कि जो व्यक्ति 25 साल से ऊपर का होता है ना, उसका बातचीत जो है सार गर्भित होता है। अगर कोई व्यक्ति है
उसका उम्र अगर 25 वर्ष से अधिक है तो 25 वर्ष से अधिक ऊपर वाले व्यक्ति की बातचीत में जो है कुछ न कुछ आपको सारगर्भित नजर आएगा। सारगर्भित मतलब होता है एक सार, एक तत्व नजर आएगा, अर्थात अपनी भाषा में अगर समझे तो एक समझदारी नजर आएगा, है ना। अनुभव और दूरंदेशी से वो खाली नहीं होता है। आप 25 वर्ष से ऊपर वाले लोगों की बात सुनिएगा तो उसमें आपको समझदारी नजर आएगा, उसमें आपको उसके अनुभव झलकेगा, है ना। दूरंदेशी मतलब होता है कि दूर की सोच आपको नजर आएगा। लेकिन जो 25 वर्ष से नीचे होता है उसमें अनुभव, दूरदर्शिता, ये सारी चीजें पाया नहीं जाता है। लेकिन जो 25 वर्ष से कम उम्र के लोग होते हैं उसके बातों में भाई दिल बहलाने वाली बात वो करते हैं ना, उससे आपका दिल बहलेगा और उसमें एकदम आप वो उसकी बात जो ना एकदम दिल बहलाव और ताजगी से भरा हुआ होता है, भरा हुआ रहता है, एकदम मिठास वाली बातें होती है। अब जो है हम लोग अब लास्ट टॉपिक में आ गए हैं, ठीक है। अब लास्ट में लेखक ये बता रहे हैं कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है, यानी बातचीत का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। तो सुनिएगा थोड़ा ध्यान से कि बातचीत का अच्छा तरीका क्या होता है। इसमें बताया गया है कि बातचीत में दूसरे फरीक का होना बहुत आवश्यक है। सही बात है, आप अकेले नहीं है ना बात करिए घर में बैठ के, बातचीत करने के लिए अगला एक दूसरे व्यक्ति का आवश्यकता पड़ता है। बिना किसी दूसरे मनुष्य का बातचीत संभव नहीं है। तो इसके लिए यह बातचीत दो तरह से हो सकता है। पहला ये कि कोई आदमी हमारे यहां आए, या दूसरा ये कि हम किसी के यहां जाए, तब ना जाकर के बातचीत होगा। लेकिन इसमें भी एक समस्या है। समस्या क्या है कि अगर कोई व्यक्ति मेरे यहां आए और उनका पूरी दिलजोई न हो सके, दिलजोई का मतलब होता है मन बहलाव न हो सके, तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। क्या उसके यहां पर गए, है ना, बड़ा अभिमान वाला व्यक्ति है ना, यहाँ पर हम बैठे रहे, वो अपना काम में लग गया। और दूसरा यह है कि अगर हम उनके यहां गए तो पहला बात तो यह होता है कि बिना बुलाए जाना ही अनादर है, और जाने पर जिस तरह की बातें सोचते हम लोग, यानी अगर हम लोग किसी के यहां गए और मन माफिक अगर वहां बर्ताव नहीं किया गया तो एक नया घाव हो जाता है। फिर तो बातचीत वैसे अकेले संभव भी नहीं है, और जो है कि दो व्यक्ति के लिए ये समस्याएं हैं। इसलिए लेखक बताते हैं कि बातचीत का सबसे उत्तम तरीका यह है ना, बातचीत का सबसे उत्तम तरीका यह है। तो क्या है, एग्जाम में प्रश्न 2 नंबर में पूछता है कि लेखक ने जो है बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या बताया है, तो लिखिएगा कि मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। यानी लेखक का कहना है कि बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है कि आप अपने आप में बातचीत करना सीखिए। अगर आपको कोई दुख होता है अपने आप को बताना सीखिए, और कोई दुख होता है, कोई समस्या होता है, अपने आप में समाधान ढूंढिए। किसी दूसरे को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे से कोई समस्या को पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छी बातचीत का उत्तम तरीका होता है कि अगर कोई दुख, अगर कोई समस्याएं होती है तो वो आप अपने आप से पूछिए, अपने आप से उसका हल निकालिए। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वो अपने आप से बात कर लिया करे, है ना। इसमें क्या लिखा गया है कि मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है उसका आत्म वार्तालाप, यानी खुद से बातचीत। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वो अपने आप से बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिससे दूसरों को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारे भीतर की मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाया करती है, वो हमेशा बदलते रहता है। लेखक कहता है कि बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है कि जो है कि आप अपने आप से बात करना सीखिए। जो भी समस्याएं आपको होती है वो आप अपनी समस्या काहे आपको हुआ उस पर आप अपने से विचार करना सीखिए। सारे समस्याओं का समाधान को आप अपने से ढूंढना स्टार्ट करिए। ये बातचीत का सबसे अच्छा तरीका है। यानी एक लाइन में अगर कहे ना कि बातचीत का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो आत्म वार्तालाप है, यानी खुद से बातचीत कर लेना, है ना, बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है। इंसान को चाहिए कि अपने जीवा पर काबू रखे और अपनी मधुर वाणी से दूसरे को प्रसन्न करे। इंसान को हमेशा अपनी जीवा पर काबू रखना चाहिए। एक कहावत भी है ना कि जीभ जो है ना ये लंबी लंबी बातें करके अंदर चले जाता है, लेकिन जो जूता और चप्पल है ना वो कपार को खाना पड़ता है। तो जीभ पर इंसान को हमेशा काबू रखना चाहिए, और इंसान को हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि मेरे वाणी के वजह से किसी को तकलीफ ना हो, यानी कि अपने मधुर वाणी से दूसरे को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से कभी किसी से झगड़ा नहीं होगा, कभी किसी से बैर नहीं होगा। बैर का मतलब झगड़ा होता है। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगा, और यही बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है।
तो आप लोग या एग्जाम में अगर पूछेगा बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है, तो आप लिखिएगा कि मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है आत्म वार्तालाप, यानी इंसान को अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करना चाहिए कि वो जो है खुद से बातचीत करना सीख जाए और इंसान को चाहिए कि अपने जीवा पर काबू रखे, अपने मधुर वाणी से दूसरे को प्रसन्न करे। ऐसा करने से कभी झगड़ा नहीं होगा, इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगा और यही बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है। वैसे भी वैसे जो है ये यहाँ पर जो है ये चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग कितना कुछ सीखे है ना, कितना आप इसको बार बार सुनिएगा, एकदम पूरा दिमाग में आपका बैठ जाएगा। तो देखिए जैसे मैंने अभी बताया ना कि गद्य खंड और काव्य खंड दोनों खैर पहले ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखे। जितना कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़े ना वो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। पहला नंबर क्या पढ़े हम लोग कि अगर मनुष्य में वाक शक्ति ना होता तो क्या होता, तो अगर मनुष्य में वाक शक्ति ना होता तो पूरी सृष्टि गूंगा प्रतीत होता, सब लोग लुंज पुंज होकर के मानो एक कोने में बैठे रहते, दूसरी ज्ञान इंद्रियों से जो कुछ भी हम लोग अनुभव करते अवाक होने के कारण जो है हम लोग जो है अपने सुख और दुख को एक दूसरे के साथ साझा नहीं कर पाते। दूसरा नंबर में वाक शक्ति के कौन से फायदे, तो वाक शक्ति के लेखक ने 2 फायदे बताया, पहला नंबर में स्पीच और दूसरा नंबर में बातचीत। तीसरा है स्पीच और बातचीत में क्या अंतर है, तो स्पीच में और बातचीत में अंतर है, स्पीच में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका मिलता है, जबकि बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं मिलता है। स्पीच में जो है चुटली बात आ जाने पर जो है ककहे उड़ाए जाते हैं, करतल ध्वनि से पूरा कमरा गूंज उठता है, लेकिन बातचीत में करतल ध्वनि का और ककहे उड़ाने की कोई बात नहीं होता है। स्पीच जो है स्पीच का उद्देश्य होता है श्रोता के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना, जबकि बातचीत जो है ये औपचारिकता और मन को एक रमाने का ढंग है। स्पीच के अंदर में वक्ता को बोलने की स्वतंत्रता होती है, बातचीत में वक्ता को बोलने की स्वतंत्रता नहीं होती है। अगला प्रश्न है स्पीच का क्या उद्देश्य होता है, तो स्पीच का उद्देश्य होता है स्पीच सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना। अगला है बातचीत का क्या लाभ होता है, बातचीत का पहला लाभ होता है कि जो भी धुआं या मवाद बनकर हमारे मस्तिष्क में जो चीजें बैठा रहता है बातचीत के जरिए से वह भाव बन करके निकल जाता है, जिससे हम लोगों का मन और चित्त हल्का हो जाता है। और दूसरा लाभ बातचीत का यह है कि बातचीत के से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात मनुष्य के गुण और दोष जो है वो प्रकट हो जाता है। अगला प्रश्न है बातचीत के क्या आनंद या क्या मजा है, तो बातचीत का इतना ज्यादा मजा है, आप बातचीत का मजा उनसे पूछिए जिन्होंने जो है कि अपने बड़े से बड़े हर्ज को पसंद किया है लेकिन बातचीत करना नहीं छोड़ा है। जिसको बातचीत का लत पड़ जाता है उससे पूछिए कि बातचीत का कितना मजा है। वाक शक्ति में लुभा लेने की कितनी ताकत होती है, तो वाक शक्ति के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा लुभाने के ताकत होती है। इसमें लेखक ने क्या बताया था कि रॉबिन क्रूसो जो 16 वर्ष तक जो है जंगली जानवरों के बीच में रहा, कभी जो है उन्होंने मनुष्य का 16 वर्ष में आवाज नहीं सुना। पहली बार जब उन्होंने फ्राइडे के मुंह से आवाज सुना तो उसको बहुत आनंद आया था, ऐसा मिला था फिर से जो है कि आदमी का नया चोला पाया है। तो इस तरह से वाक शक्ति में लुभा लेने की बहुत ताकत होता है। बेन जॉनसन ने क्या कहा है बातचीत के संबंध में, तो बेन जॉनसन ने कहा कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तो मनुष्य के रूप का साक्षात्कार नहीं होता है, यानी कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बोलने से ही मनुष्य के गुण और दोष प्रकट होता है, बोलने से ही मनुष्य के चरित्र का पता चलता है, बोलने से ही मनुष्य के स्वभाव का पता चलता है। एडिसन ने क्या कहा है, एडिसन ने कहा कि असली बातचीत जो है केवल 2 व्यक्तियों में होता है। 2 व्यक्ति अगर बातचीत करे तो दिल खोल कर बात करता है, अगर तीसरी व्यक्ति वहां पर आ जाए तो वो 2 व्यक्ति जो पहले से बातचीत कर रहे थे वो अज्ञानी और मूर्ख बनने का प्रयास करने लगते हैं। 2 आदमी का बातचीत कैसा होता है, तो 2 आदमी में दिल खोलकर बातचीतें की जाती है। 3 आदमी का बातचीत कैसा होता है, जैसे अंगूठी में नक्श से जुड़ जाती है। 4 आदमी का बातचीत कैसा होता है, 4 आदमी के बातचीत में बेतकल्लुफी का कोई स्थान नहीं रहता है। बेतकल्लुफी का मतलब होता है कि अस्पष्टता का कोई स्थान नहीं रहता है, इसमें केवल औपचारिकता के लिए एक दूसरे से बात किया जाता है, अर्थात केवल फॉर्मेलिटी निभाया जाता है। और 4 से अधिक व्यक्ति का बातचीत कैसा होता है, तो 4 से अधिक व्यक्ति का बातचीत तो राम रमोवल कहलाता है, अर्थात इसमें केवल ऊपरी बातें होती है ना, इसमें जो है कोई भी बातें जो है खुल करके नहीं हो पाता है। बातचीत की किस में आते हैं, बातचीत में 2 बुढ़ों की बातचीत कैसा होता है, तो 2 बुढ़ों की बातचीत होता है, पहला तो 2 बुढ़ों की बातचीत कैसा होता है, इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि पहला ये कि अंग्रेजी राज परदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और दूसरा नौजवानों की निंदा करना, ये 2 बुढ़ों की बातचीत का प्रकरण होता है। 2 सहेलियों की बातचीत का प्रकरण क्या होता है, तो 2 सहेलियों की बातचीत जो है उसमें समुद्र यानी रस का समुद्र उमड़ आता है। 2 सहेलियों की बातचीत में कितना रस है कितना आनंद है ये उनसे पूछिए
जिसको कि भाग लड़ा हो दो सहेलियों की बातचीत को सुनने का। दो बुढ़ियों की बातचीत क्या होता है? दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण होता है नंबर 1, बहु बेटी वाला अगर है तो बहु बेटी का गिला शिकवा, या तो बिरादराने का कोई ऐसा रमरसरा छोड़ बैठेगी कि बाद में खोड़े दांत निकाल करके अपने से लड़ लेती है। दो लड़कों की बातचीत क्या होगा? खिलाड़ी है तो अपना तारीफ करेगा और अपना शैतानी जाहिर करने का प्रयास करेगा। अगर कोई स्कूल का लड़का है तो अपने गुरु का जो है तारीफ करेगा या उसका बुराई करेगा, या अपने ही दोस्त यार में कोई पढ़ने में तेज है या कमजोर है तो उसका गुण और अवगुण पर जो है बातचीत करता है। चंडू खाने का बातचीत कैसा होता है? चंडू खाने का बातचीत तो भाई निराला होता है। चंडू खाने किसे कहते हैं? जहां अफीम खा करके लोग एक जगह पर जमा होते हैं उसे चंडू खाना कहा जाता है। बिचवई का बातचीत क्या होता है? बिचवई में जो है कि लड़की और लड़का दोनों की तरफ से एक व्यक्ति बिचवई बनता है और दोनों को एक दूसरे के बारे में बता करके शादी करने के लिए राजी करता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो यूरोप के लोगों में बात करने की जो कला होता है उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसमें इतनी चतुराई से प्रसंग छेड़ा जाता है कि सुनने वाले के कान को अत्यंत सुख मिलता है। ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो बातचीत का उत्तम तरीका होता है आत्म वार्तालाप, यानी व्यक्ति को अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करना चाहिए कि लोग अपने आप से बातचीत कर लिया करे। यह बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है। वाक शक्ति की क्या ताकत होती है? वाक शक्ति के अंदर जो है ना लुभाने की ताकत होती है। वाक शक्ति के अंदर इतनी ताकत होती है, इसका वाक शक्ति की वजह से कोई एक अच्छा सिंगर बन पाता है, वाक शक्ति की वजह से भी कोई अच्छा लीडर बन पाता है ना। अभिनेता जो है ये वाक शक्ति की वजह से बन जाता है। वाक शक्ति के अंदर बहुत ताकत है। एक इंसान की बात सुनने के लिए दूसरे इंसान में कितनी ललक होती है, तो यह इसके बारे में लेखक ने क्या बताया था कि दो अगर प्रेम करने वाले लोग हैं और सब दिन पत्र से व्यवहार हुआ है, खाली लेटर लिख करके इधर दिया उधर से फिर लेटर लिख करके दिया, और कभी अगर बातचीत नहीं हुआ है सामने में फेस टू फेस, तो उससे पूछिए कि बातचीत करने का कितना ललक होता है, बातचीत में कितना असर होता है। इसका असर का उदाहरण क्या दिया था कि एक गर्म दूध का बर्तन है और एक ठंडा पानी का बर्तन है, दोनों को अगर एक जगह साट के रख दिया जाए तो दूध ठंडा हो जाता है और पानी जो है वो गर्म हो जाता है। इसका मतलब है कि एक का असर दूसरे में चले जाता है। उसी प्रकार इंसान भी जब एक जगह पर बैठता है तो एक का गुप्त असर जो है वो दूसरे में चला जाता है। केवल बैठने भर से अगर इतना असर होता है तो बताइए अगर बातचीत करेगा तो कितना असर होगा। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं। सुहृद गोष्ठी क्या होता है? सुहृद गोष्ठी होता है सुहृद गोष्ठी क्या होता है? सुहृद का मतलब क्या होता है? मित्र, और गोष्ठी मतलब होता है कि मित्रों का। सुहृद गोष्ठी मतलब होता है मित्रों की एक सभा। ये क्या होता है? तो आप इसमें लिखिएगा सुहृद गोष्ठी में जो है बड़ी चतुराई से प्रसंग छेड़ा जाता है, इससे सुनने वाले को बहुत आनंद मिलता है। सुहृद गोष्ठी में लोग अच्छे प्रश्न पूछते हैं, है ना, सुनने की लोग क्षमता रखते हैं, है ना, सही शब्दों का चयन करके बोलते हैं। ये सुहृद गोष्ठी है। यानी सुहृद गोष्ठी और ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन दोनों एक ही बात है। पुण्यवाचन क्या होता है? तो पुण्यवाचन क्या होता है? मैंने अभी आपको बतलाया था कि पुण्यवाचन क्या होता है। पुण्यवाचन होता है कि कोई भी धार्मिक कर्मकांड जब स्टार्ट करता है उससे पहले जो मांगलिक पाठ कराया जाता है, मांगलिक श्लोक पढ़ा जाता है, उसी को पुण्यवाचन बोलते हैं। नांदी पाठ किसे कहते हैं? तो नाटक प्रारंभ होने से पहले जो मंगल पाठ कराया जाता है उसे ही नांदी पाठ कहते हैं। ये मैंने आपको उत्तर नहीं बताया, ये मैंने बताया कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े, एक बार हम लोग फिर से दोबारा देख लिए, इसको आप सुन लिए होंगे, तो इससे क्या होगा कि दिमाग में फिट जो है बातचीत बैठ गया होगा और ये चैप्टर यहाँ पर क्या हुआ, खत्म हुआ। और देखिए हर चैप्टर का ना सोचें कि 4 वीडियो बनाते हैं। एक तो जैसे अभी चैप्टर पढ़ा है और लेखक का परिचय से एक वीडियो जैसे बातचीत है, तो उसमें से एक पार्ट बनेगा लेखक का परिचय का, क्योंकि लेखक के परिचय से भी कुछ प्रश्न आता है। और दूसरा पार्ट जो है कि ये चैप्टर हो गया। तीसरा बनेगा कि इस चैप्टर से जितने संभावित ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में, और जो चौथा चैप्टर फाइनली बनेगा वो क्वेश्चन आंसर का बनेगा। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वहां से आप उत्तर लिखिएगा। इसमें जो उत्तर बताए ना ये उत्तर नोट नहीं करिएगा, और उस चैप्टर में जो अभ्यास का प्रश्न है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और बेहतरीन उत्तर आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। तो वहां से आप लोग जो है उत्तर को तैयार करिएगा। तो एक चैप्टर के कितने 4 वीडियो, एक लेखक का परिचय का, एक फिर जो है चैप्टर का, एक चैप्टर से संभावित ऑब्जेक्टिव का, और जो चौथा लास्ट होगा वो होगा प्रश्न उत्तर, चैप्टर का प्रश्न उत्तर। तो अगर आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, तो हम लोग जो है ताकि हम जो है इस सीरीज को एकदम से आगे बढ़ाते रहे। तो आज इतना है ना, आप लोग पढ़ाई करते रहिए।